हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाता है। जिन टॉपिकों से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। और वो वीडियो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लग जाएगा कि वो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है हमारा NTA UGC नेट का। उसमें लगभग 29 से 30 प्रश्न से भी ज़्यादा उन सभी वीडियो से देखने को मिले हैं। इसके अलावा UPPCS के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। MPPCS और MP टेट वगैरह जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के अंदर उन सभी वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको वो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड सभी मिलते रहेंगे। बात करते हैं हम आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो के अंदर हम प्राचीन भारत के अंदर जो प्रमुख गुफाएँ हैं, जैसे कि भीमबेटका की गुफाएँ, एलोरा की गुफाएँ, एलिफेंटा की गुफाएँ और बाघ की गुफाएँ, जिसके अंदर हम इन सभी गुफाओं के ऊपर बात करेंगे। तो आज का हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम अजंता की गुफाओं के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि सभी गुफाओं के अंदर अजंता का गुफाओं का जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसके लिए हम अलग से सेपरेट एक वीडियो लेकर आएंगे। तो आज का जो पार्ट 1 वाला वीडियो, इसके अंदर हम इन सभी चारों गुफाओं के ऊपर बात करेंगे। क्या क्या यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, क्या क्या यहाँ से जानकारी मिलती है, कहाँ पे ये स्थित है और इनसे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है, उन सभी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो के बाद आपका जितना भी जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो के बाद आपकी सारी जितनी भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जितनी भी समस्याएँ आ रही है, वो सारी ख़त्म होने वाली है। तो चैनल पर बिल्कुल बने रहे, बेल आइकन को प्रेस कर ले। अब चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम जैसे कि यहाँ पे आ चुके हैं। तो प्रमुख गुफाओं का जो पार्ट 1 है, इसके अंदर हम उन सभी गुफाओं के ऊपर बात करेंगे जिसका हमने बताया है। उन सभी गुफाओं से संबंधित जानकारी, क्या क्या इंपॉर्टेंट वहाँ से चित्र वगैरह ये सब मिला है, कहाँ पे ये स्थित है, उन गुफाओं की खोज किसने की है, इन सभी के ऊपर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को बिल्कुल भी आधा छोड़कर नहीं जाना है। वीडियो को जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं देखोगे, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम भीमबेटका की गुफाओं की। तो भीमबेटका की गुफाओं के ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे हम कि ये गुफाएं स्थित कहाँ हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो रायसेन एक ज़िला है, रायसेन ज़िले के अंदर भीमबेटका की गुफाएं देखने की मिलती है, जो भोपाल से लगभग 60 या 70 या 80 किलोमीटर के आसपास ये गुफाएं पड़ती है। तो कहीं भी अगर आपका कहीं घूमने वूमने का अगर प्लान बने तो भोपाल आए और फिर रायसेन ज़िले, मतलब ये भोपाल से पास ही पड़ता है रायसेन ज़िला, और यहाँ पे ये भीमबेटका की गुफाएं देखने को मिलती है, जो लगभग 600 गुफाओं के आसपास है। वहाँ से लगभग 400 गुफाओं के अंदर आपको चित्रकारी वगैरह देखने को मिलेगी। उसकी इमेज वगैरह भी हमने लगा रखी है। अब इन गुफाओं तो हमने देख लिया कि गुफाएं रायसेन के अंदर स्थित है, मगर इनकी खोज किसने की है। सबसे पहले इन गुफाओं के बारे में जानकारी किसको इस जानकारी का पता चला है और किसने इसकी खोज की है, किसने इसको पब्लिश किया है। तो उसके ऊपर अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1957 के अंदर एक विष्णुधर वाकड़कर नाम के एक महोदय हुए हैं, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वहाँ से संबंधित माने जाते हैं ये। तो इन्होंने इस गुफाओं की खोज की है और इन्होंने स्टोन एज के ऊपर, जैसे कि नवपाषाण कालीन जो साइट्स वगैरह है मध्य प्रदेश के अंदर, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च इन्होंने की है। इसके अलावा जो ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां हैं, मालवा संस्कृति, कायता संस्कृति की कुछ बस्तियां हैं, उनकी भी बारे में इन्होंने जानकारियाँ दी हैं। तो इस वजह से, इन सारी खोजों की वजह से इनको पाषाण काल का पितामह कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा आ चुका है। और भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की है, ये भी लगभग NTA UGC नेट के अंदर लगभग 2-3 बार पूछा जा चुका है। TGT PGT के अंदर तो पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है कि एक तो खोज किसने की है, तो विष्णुधर वाकड़कर ने की है, और विष्णुधर वाकड़कर को ही पाषाण काल का पितामह कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा दोस्तों, पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो ये पूरे काल को पाषाण काल कहा जाता है, जिसके अंदर औजारों की जो बहुलता देखने को मिलती है, वो पत्थरों की औजारों की
विविधता देखने को मिलती है। मतलब औजार जो बनाए जाते थे दोस्तों पाषाण काल में, वो पत्थरों से बनाए जाते थे। इसी वजह से इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। तो उस पाषाण काल का पितामह किसा कहा जाता है दोस्तों? तो विष्णुधर वाकड़कर को कहा जाता है, जिन्होंने भीमबेटका की खोज की है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों भीमबेटका की अगर खोज की है तो भीमबेटका अगर मिला है तो यहाँ से स्पेशल बात क्या है, क्यों ये फेमस है, क्या इसके अंदर विशेषता है। तो इसकी अगर हम बात करें विशेषताओं की, तो यहाँ कला नाटक मतलब दोस्तों जो रंगमंच वगैरह जो होता है, आर्ट वगैरह, ड्रामा वगैरह, तो कला नाटक का साक्ष्य मिला है यहाँ पे। और यहाँ पे एक सभा कक्ष जैसी एक गुफा प्राप्त हुई है। सभा कक्ष मतलब मीटिंग हॉल, और जो जहाँ पे रेस्ट वगैरह किया जाता था, जहाँ पे ड्रेसिंग रूम वगैरह ये सारी चीज़ें की जाती थी, वो हाल यहाँ पे मिला है दोस्तों। यहाँ पे दो चीज़ें मिली, एक तो यहाँ से नाटक के साक्ष्य मिले। नाटक के साक्ष्य मतलब यहाँ पे जो चित्रकारी वगैरह जो की गई है वो नाटक के फॉर्म में की गई है। और दूसरा यहाँ पे एक मीटिंग हॉल मिला है दोस्तों। ये दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से भीमबेटका की गुफाओं की विशेष माना जाता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं भीमबेटका की गुफाओं की संख्या कितनी है, यहाँ से क्या क्या किस तरीके से चित्रकारी की गई है, किस कलर से चित्रकारी की गई है, और प्राचीनतम कौन सी है, किस काल की है, किस काल तक की चित्रकारी मिलती है, इन सभी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो भीमबेटका की अगर हम गुफाओं की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से कुल 642 गुफाएं मिली है। कहने का मतलब दोस्तों जैसे कि ये पहाड़ी है, तो पहाड़ी पे यहाँ पे कोई मतलब गुफाएं वगैरह बनाई नहीं गई है। जो प्राकृतिक गुफाएं हैं वही गुफाओं के अंदर चित्रकारी देखने को मिलती है। तो लगभग 642 गुफाएं मिलती है यहाँ पे। टोटल जो गुफाओं की संख्या है वो 642 है, मगर जो जिन पे चित्रकारी की गई है वो लगभग 400 है दोस्तों। तो 400 गुफाओं के अंदर चित्रकारी की गई है, यानी कि 242 जो गुफा है उनके अंदर आपको चित्रकार नहीं मिलता है। मतलब वहाँ पे लोग नहीं गए होंगे, जिनमें लोग गए हैं तो वहीं पे बैठ के चित्रकारी की है। अब दोस्तों अब यहाँ पे आपको माइंड में ये आ रहा होगा कि ये यहाँ पे इन लोगों ने चित्रकारी कैसे की होगी, क्यों चित्रकारी की होगी, किस तरीके से की होगी। जैसे कि कई आदि मानव यानी कि जो चित्रकारी की जो शुरुआत की गई है उच्च पूरा पाषाण काल से लेके तो मध्य पाषाण काल के अंदर तो सबसे ज़्यादा चित्रकारी की गई है। तो पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में हमने वीडियो के अंदर बताया था कि जो लोगों के रहने का निवास स्थान था, जहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ पे अपने पूरे घर परिवार के साथ लोग रहते थे, तो वो गुफाओं के अंदर, मचानों के अंदर और पेड़ों के अंदर, यहाँ पे मतलब नदियों के जो घाटी होती है वहाँ के अंदर जो है लोग अपना निवास स्थान बनाते थे। तो उसी के समय दोस्तों अब ये लोग को रहने के लिए जो निवास स्थान मिला था वो भीमबेटका की गुफाएं मिली थी, जो उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो अब ये जब गुफाओं के अंदर रह रहे हैं तो हो सकता है कि भाई लंबे टाइम तक ये गुफाओं के अंदर रुके होंगे, बारिश वगैरह हो रही होगी, 8-15 दिन 20 दिन के लिए बारिश चल रही होगी, तो बैठे बैठे इन लोगों के दिमाग में ख्याल आया होगा कि हमने किस तरीके से शिकार खेला था, किस तरीके से हमने जुलूस बनाया था, क्या क्या चीज़ें हमने बनाई थी। तो वो चीज़ें जो है इन्होंने अपनी जो भावनाएं थी, अब उस समय कोई इनकी कोई डायरी वगैरह, ये कोई लेखन कार्य और इस तरह की चीज़ें तो उस समय चली नहीं थी। तो उन्होंने अपनी भावनाओं को जो है दीवारों पर उकेर दिया। जो गुफाओं की दीवारें थी वहाँ पर इन्होंने चित्रकारी के माध्यम से अपनी भावनाओं को, अपनी जो बातों का, अपना जो बात करने का जो तरीका था वो इन्होंने अपने चित्रकारी के माध्यम से उखेड़ दिया। तो इसी वजह से यहाँ पे इन 400 गुफाओं के अंदर आपको चित्रकारी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से इन्होंने चित्रकारी किया है, वो हम फोटो के माध्यम से भी देखेंगे। आगे हमने फोटो लगा रखा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ की जो गुफाएं हुए हैं, जो गुफाओं के अंदर जो जैसे कि अब 400 गुफाओं के अंदर चित्रकारी की गई है। अब चित्रकारी किसी न किसी कलर से तो की गई होगी, तो किस कलर से की गई है दोस्तों? तो यहाँ से 16 रंग के कलर का उपयोग देखने को मिलता है। कुल 16 रंगों से यहाँ पे चित्रकारी की गई है, जिनमें भी सबसे ज़्यादा आपको सफ़ेद और लाल रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इन सभी गुफाओं में दोस्तों जो चित्रकारी की गई है तो 16 रंगों की चित्रकारी की गई है, और सफ़ेद और लाल सबसे ज़्यादा चित्रकारी की गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन सभी चित्रों में जो सबसे प्राचीनतम चित्र है, यानी कि जो सबसे पहले चित्र बनाया गया होगा, जैसे सबसे पहले चित्र किस काल में बनाया गया होगा? उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर बनाया गया। तो उस समय के जो चित्र है दोस्तों वो किस कलर से बनाए गए होंगे? क्योंकि एक पर्टिकुलर कलर मिला होगा, उसी समय भी उन्होंने उस कलर से बनाया होगा। तो जो नीले रंग का जो चित्र था दोस्तों, नीले रंग के प्रयोग से जो चित्र बनाए गए हैं वो सबसे प्राचीनतम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ से उच्च पूरा पाषाण काल से लेके तो मध्य पाषाण काल तक के चित्र मिलते हैं। तो सभी चीज़ें आपकी यहाँ हमने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जो पहली चित्रकारी की गई है वो उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर, जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, ब्लेड ब्यूरियन भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, और होमो सेपियंस का जो पदार्पण हुआ है
पाषाण काल में, वो उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर ही देखने को मिलता है। तो यहीं पे जब इंटेलिजेंट माना हुआ गया, होमो सेपियंस माना हुआ गया, तो उसी ने आके पेंटिंग की शुरुआत कर दी है। तो हमने देखा दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे के ऊपर भी चित्रकारी जैसे कि पाटने के अंदर इसका साक्ष्य मिलता है। तो वो सारी चीज़ों की शुरुआत आपको भीमबेटका की गुफाओं के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और जो चित्रकारी और कला वगैरह ये सारी चीज़ों की शुरुआत होमो सेपियंस के पदार्पण के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। और सर्वाधिक संख्या में जो है मध्य पाषाण काल के अंदर चित्र मिलते हैं। तो शुरुआत तो आपकी उच्च पूर्व पाषाण काल से हो जाती है, मगर जो सबसे ज़्यादा चित्र बनाए जाते हैं वो आपके मध्य पाषाण काल से बनाए जाते हैं। और यहाँ से 7 कालों के चित्र मिलते हैं। मतलब यहाँ पे ये दोनों कालों का नहीं है दोस्तों, उच्च पूर्व पाषाण काल कब मिलता है, मध्य पाषाण काल कब मिलता है, नव पाषाण काल कब मिलता है, फिर हड़प्पा काल, इस तरीके से दोस्तों यहाँ तक कि जो राजवंश आ जाते हैं वहाँ तक के कालों के ये चित्रकार यहाँ पे चित्र मिलते हैं। तो कुल 7 कालों के चित्र मिलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भीमबेटका की गुफाओं के अंदर कितने कालों के चित्र मिलते हैं। तो 7 कालों के चित्र मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से चित्र यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो चित्र मिलते हैं, राजकीय जुलूस, एक तो राजकीय जुलूस का मिलता है, सैनिक के जिसके अंदर सैनिक के पास हथियार, मदिरापान, अश्वरोही मनुष्य तथा गणपति का प्राचीनतम चित्र मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गणपति या गणपति भगवान का जो प्राचीनतम चित्र मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो वह आपका भीमबेटका की गुफा के अंदर मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आपने याद रखना है। इसके बाद यहाँ से 25 मीटर एक लंबी सुरंग मिली है, जिसके 3 द्वार वाला कक्ष, यानी कि एक सुरंग मिली है। सुरंग के अंदर एक कक्ष है जिसके अंदर 3 द्वार देखने को मिल रहे हैं, 3 गेट देखने को मिल रहे हैं। और यहीं पे पत्थर की एक दीवार का निर्माण का साक्ष्य मिला है। जैसे कि यहाँ पे जो गुफाएं वगैरह हैं, यहाँ पे एक दीवार बनी हुई है जो पत्थर की बनी हुई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, स्टोन एज के अंदर सारे कार्य जो किए जा रहे थे वो सारे पत्थरों को किए जा रहे थे। तो यहाँ पे जो दीवार बनाई गई है वो भी पत्थरों की बनाई गई, क्योंकि यहाँ पे ईंट वगैरह ये चीज़ें तो वहाँ पे अवेलेबल थी नहीं उस टाइम। तो इस वजह से उन्होंने दीवार वगैरह जो बनाई है दोस्तों वो भी पत्थरों की बनाई। इस तरीके से आप याद रख लेना। इसके बाद यहाँ के चित्रों में महिलाओं को चक्की में अनाज पीसते हुए तथा समूह में भोजन करते हुए दर्शाया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो लोगों के अंदर जो कार्य विभाजन की जो भावना थी, जैसे कि महिलाएं ये कार्य करेगी, मनुष्य ये कार्य करेगा, तो इस तरीके का जो विभाजन देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि जो कार्य विभाजन का जो संकेत है आपको भीमबेटका गुफा के अंदर मिलता है नहीं मिलता है, तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्योंकि महिलाओं को चक्की चलाते हुए देखा गया है। चक्की कौन सी दोस्तों, ये बड़ी वाली चक्की नहीं है। उस समय जो चक्की चलती थी छोटी हाथ से पीसने वाली, जो अनाज पीसा जाता था, वो चक्की चलाने का जो चित्र बनाया गया है वो भीमबेटका की गुफा के अंदर देखने को मिलता है। और समूह में भोजन, यानी कि यहाँ पे जो ज्वाइंट फैमिली वगैरह या सपरिवार लोग रह रहे होंगे, उन्होंने यहाँ पे समूह में भोजन करने को दर्शाया गया है। और यहाँ से जो कुल जंतुओं की जो, यानी कि जीव जंतुओं के, पशुओं के जो चित्र मिले हैं, तो 29 प्रजातियों के चित्रण हुआ है। यानी कि 29 तरह के पशुओं का यहाँ पे चित्रण हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अब एक बार और ब्रीफ में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये जो स्थित है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है वहाँ पे ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसकी खोज विष्णुधर वाकरकर ने 1957 में की थी, यानी कि 1857 से 100 साल बाद 1957 में इसकी खोज की थी। और इनको पाषाण काल का पितामह कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों आपको नाटक का साक्ष्य और सभा कक्ष मिलता है। भीमबेटका में 642 गुफा है, जिसके अंदर 400 गुफाओं के अंदर चित्रकारी देखने को मिलती है। 16 रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसके अंदर सफ़ेद और लाल रंग सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। नीले रंग के प्रयोग वाले प्राचीनतम चित्र हैं। इसके बाद यहाँ से उच्च पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के चित्र मिलते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा चित्र जो मिलते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल के मिलते हैं। 7 कालों के चित्र मिलते हैं। उदाहरण क्या क्या है दोस्तों, यहाँ से राजकीय जुलूस, जिसके अंदर सैनिकों के पास हथियार है। अब राजकीय जुलूस के अंदर तो जो सैनिक होंगे, तो सैनिक कोई मतलब कोई फूल तो लेकर जाएंगे नहीं, हथियार ही लेकर जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हथियारों का चित्र मिलता है। मदिरापान, अश्वरोही मनुष्य, गणपति का प्राचीनतम चित्र जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 25 मीटर लंबी सुरंग मिली है, जिसके अंदर 3 द्वार वाला कक्ष और पत्थर की दीवार मिली है। अब यहाँ से कार्य विभाजन का जो संकेत देखने को मिल रहा है, महिलाओं के अंदर दोस्तों जो चक्की चलाती हुई यहाँ पे दर्शाई गई है, समूह में भोजन कर रही है। और 29 प्रजातियों की यहाँ पे जो है साक्ष्य मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई होगी। आप थोड़ा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। ये आपको देखने को मिल रहा है, ये जो भीमबेटका की गुफाएं वगैरह हैं, ये प्राकृतिक शैल से बनी हुई गुफाएं हैं। इस तरीके से गुफाएं बनी हुई है और इन्हीं गुफाओं के अंदर जो है चित्रकारी की गई है। तो आप देख सकते हो। इसके बाद ये चित्र देख सकते हो आप, यहाँ पे जो है हंटिंग की जा रही है, यानी कि यहाँ पे शिकार किया जा रहा है।
तो इस तरीके के चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं और ये सफ़ेद कलर से बना हुआ है, ये आप देख सकते हो दोस्तों। तो सफ़ेद और जो लाल कलर के जो चित्र बने हैं ये प्राचीनतम है। तो ये आप देख रहे हो चित्र के माध्यम से। ये यहाँ पे एक नीचे चित्र बना हुआ है, इसमें भी जो है शिकार किया जा रहा है। इसके बाद ये राजकीय जुलूस है दोस्तों, आप देख सकते हो लाल कलर का जो है यहाँ पे उपयोग किया गया है। लाल कलर के उपयोग के द्वारा जो है ये चित्र बनाया गया है। तो ये चित्र भी काफ़ी ज़्यादा प्राचीनतम माना जाएगा। इसके अंदर ये आप सभी को पता होना चाहिए हथियार वगैरह लेके जा रहे हैं लोग और अश्वारोही यानी कि घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। इसके बाद आगे देख सकते हो दोस्तों, ये यहाँ पे ये इस तरीके के सफ़ेद कलर में ये चित्र बनाया गया है। ये भी राज के जुलूस की तरह ही बताया गया है। इसके अंदर भी ये यहाँ पे शिकार किया जा रहा है, ये भी मतलब इसी कलर से बनाया गया है। तो ये सारे चित्र जो है काफ़ी ज़्यादा प्राचीनतम माने जाते हैं और लगभग 400 गुफाओं के अंदर चित्र है, ये हमने देखा है। इसके बाद हम आगे गुफाओं की बात कर लेते हैं दोस्तों, एलोरा की गुफाओं की। तो एलोरा की गुफा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप सभी को जो है ये बताना है कमेंट्स करके, एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र के अंदर है, किस ज़िले के अंदर ये स्थित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर मिली है, मगर महाराष्ट्र के किस ज़िले के अंदर ये एलोरा की गुफाएं हैं ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आपको एलोरा की गुफाओं का जो जिस ज़िले के अंदर स्थित है वो आपको बताना है। तो ये गुफाएं जो थी दोस्तों, यहाँ से 3 धर्मों के बारे में जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म। तो 3 धर्म के बारे में जानकारी मिलती है और यहाँ से कुल 36 गुफाएं मिलती है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से 36 गुफाएं मिलती है और लगभग 29 या 30 गुफाएं आपको जो अजंता की गुफाएं हैं वहाँ से मिलती है। तो वहाँ पे आपको बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एलोरा की गुफाएं ऐसी गुफाएं जहाँ से 3 धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो किस किस धर्म के बारे में जानकारी मिलती है? बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म। तो तीनों धर्म के बारे में जानकारी यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ की जो शुरुआत की जो गुफाएं हैं दोस्तों, उन गुफाओं के अंदर आपको ब्राह्मण धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, फिर उसके बाद आपको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, फिर उसके बाद वाली जो गुफाएं उसके अंदर जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी से लेकर तो 12वीं शताब्दी तक हुआ है। 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी मतलब लगभग 700 सालों तक यहाँ तक चित्रकारी की गई है। यहाँ पे जो जितने भी जो भी चित्र वगैरह जो बनाए गए हैं उन सभी चित्रकारी में लगभग 700 समय का कार्यकाल लगा है। इसके बाद देख लेते हैं किस गुफा के अंदर, अब जैसे कि 36 गुफाओं में यहाँ पे चित्रकारी देखने को मिलती है, तो सभी गुफाएं यहाँ पे बनी हुई है। उन गुफाओं में जो 36 गुफाएं हैं तो उनमें किस गुफा के अंदर किसका चित्र मिला है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस गुफा के अंदर मतलब ये चित्र कौन सी गुफा के अंदर मिलता है या इस गुफा के अंदर कौन सा चित्र मिलता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और बौद्ध धर्म की गुफा कौन सी है, जैन धर्म की कौन सी है, वैष्णव धर्म की कौन सी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुफा संख्या 15 के अंदर आपको 10 अवतार गुफा कहा जाता है। तो 10 अवतार यहाँ पे जो है चित्र बनाया गया होगा, तो इस वजह से इसको 10 अवतार का जो मंदिर भी देखने को मिलता है और राष्ट्रकूट शासक के द्वारा यहाँ पे ये मंदिर बनाया जाता है। तो ये गुफा संख्या 15, तो 15 के अंदर आपको 10 नंबर की चीज़ें मिल रही है। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना दोस्तों, ये तो बिल्कुल ईजी है। तो 10 अवतार जो गुफा बोली जाती है वो गुफा संख्या 15 को कहा जाता है और ये ब्राह्मण धर्म से आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों गुफा संख्या 16 आती है। तो गुफा संख्या 16 और 17 आपको जो है एलोरा जो हमारी अजंता गुफा है उसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसके ऊपर हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो यहाँ पे जो गुफा संख्या 16 है इसके अंदर कैलाश लेनी कहा जाता है। तो गुफा संख्या 16 को कैलाश लेन गुफा कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गुफा संख्या 21 आती है, इस गुफा को गणेश लेन गुफा कहा जाता है। तो गणेश लेन गुफा किसको कहा जाता है? गुफा संख्या 21 को कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ रही है जिसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, गुफा संख्या 27 का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुफा संख्या 27 जो थी दोस्तों इसको ग्वालिन गुफा कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गुफा संख्या 27 को ग्वालिन यानी कि ग्वालों की जो गुफा होती है वो कहा जाता है। गुफा संख्या अगर 29 की अगर बात करें, यहाँ पे झूमर लेन कहा जाता है, जो एलोरा की सबसे बड़ी और सबसे भव्य गुफा है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एलोरा की जो 36 गुफाएं बनी हुई है उन सभी गुफाओं में सबसे ज़्यादा भव्य और सबसे ज़्यादा बड़ी गुफा कौन सी है, तो गुफा संख्या 29 जो है वो सबसे ज़्यादा भव्य और सबसे ज़्यादा बड़ी गुफा है। ये आपके लिए याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है। अब इसके बाद NTA UGC नेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है
तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि इंद्र सभा या मतलब इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है। तो जैन धर्म से जो गुफाओं का संबंध है, गुफा संख्या 32 और 33 का यहाँ पे इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा गुफा मानी जाती है, मतलब इनको इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा कहा जाता है। ये जैन धर्म से संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि NTUGC नेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लगभग 2021 या 22 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ से विश्वकर्मा गुहा मंदिर जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है दोस्तों, 10 अवतार गुफा का संबंध किस गुफा से है, तो गुफा संख्या 15 से है। इसके बाद ये पूछा जाता है कि इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा का संबंध किससे है, तो एलोरा से है और ये जैन धर्म से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है, तो आपको बताना है विश्वकर्मा गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो एक बार और ब्रीफ में समझ लेते हैं। ये बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ से कुल 36 गुफाएं मिली है और 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक यानी कि 700 सालों तक यहाँ पे चित्रकारी की गई है। गुफा संख्या 15 के अंदर 10 अवतार गुफा कहा जाता है। गुफा संख्या 16 को कैलाश लैंड कहा जाता है। कैलाश मंदिर भी यहीं से मिलता है दोस्तों, आपको एलोरा का पता होना चाहिए। एलोरा से कैलाश मंदिर मिलता है, जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया जाता है, जो शैलकृत मंदिर होता है। तो 16 से यहाँ से जो 16 नंबर की गुफा है वहाँ से कैलाश लैंड कहा जाता है। गुफा संख्या 21 से गुफा संख्या जो 21 है वो गणेश लेन कहा जाता है और गुफा संख्या 27 गवालिन कहा जाता है। तो 21 और 27 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 21 को गणेश कहा जाता है और 27 को गवालिन कहा जाता है। अब गुफा संख्या 29 जो है सबसे ज़्यादा भव्य और सबसे ज़्यादा बड़ी गुफा है और इसको झूमर लेन कहा जाता है। और जो झूमर आप सभी को बताना चाहिए क्योंकि झूमर तो काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, तो इस वजह से बड़ी गुफाएं बनाई गई होगी, इस वजह से उसको झूमर लेन कहा गया है। इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा 32-33 नंबर की गुफाएं जो जैन धर्म से संबंधित है और विश्वकर्मा गुफा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा हम फोटो के माध्यम से समझ लेते हैं। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा ये एलोरा की जो गुफाएं बनी हुई है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और भी गुफाएं हैं, वो सारी गुफाएं आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये एलोरा की गुफा के ये फ़ोटो हैं, और भी फ़ोटो थे दोस्तों। ये आप अगर गूगल वगैरह करके अगर देखोगे तो वहाँ पे और भी कई सारे फ़ोटो देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे लाइन से यहाँ पे गुफा देखने को मिल जाएगी। और आपकी अजंता के अंदर भी गुफाएं यहीं पे देखने को मिलती है। तो आपको कमेंट्स करके बताना ही है कि महाराष्ट्र के अंदर किस ज़िले के अंदर आपको एलोरा की गुफा देखने को मिलती है। ये आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसी तरीके का जो शेप में आपको कैलाश मंदिर जो बनाया गया है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा, कृष्ण प्रथम के द्वारा, एलोरा का कैलाश मंदिर, वो भी इसी शेप की पहाड़ी को काट कर बनाया गया था, जो ऊपर से पहाड़ी काट कर नीचे की ओर तराशा गया था, जो एक अद्भुत नमूना माना जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों एलिफेंटा की गुफाओं की। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं दोस्तों, ये पुरी जो हमारे मुंबई है, मुंबई के पास वाला जो इलाका है दोस्तों, उसके अंदर ये देखने को मिलता है दोस्तों। और ये शिलाहार वंश का शासन यहाँ पे था। तो जो पुरी मानी जाती है दोस्तों, एक तो आपकी जगन्नाथपुरी और एक आपकी मुंबई के पास वाली जो पुरी है, वहाँ पे शिलाहार वंश का शासक था और मतलब उनकी राजधानी थी पुरी। और यहीं पे दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा भी यहाँ पे जो गुफाएं वगैरह बनाई गई है, एलिफेंटा की जो गुफाएं बनाई गई है, उसके अंदर राष्ट्रकूट शासकों का भी योगदान देखने को मिलता है। तो राष्ट्रकूट शासक जितने भी जो भी हुए हैं उन सभी ने काफ़ी ज़्यादा पत्थरों के ऊपर काम किया, जैसे कि एलोरा की गुफा के अंदर, अजंता की गुफाओं के अंदर, और जो कैलाश मंदिर बनवाया गया है वो गुफाएँ, ये सारे जितने भी जो भी गुफाओं से संबंधित कार्य किए गए हैं उन सभी में आपको राष्ट्रकूट शासकों का योगदान देखने को मिलता है। अब एलोरा, हमने अभी एलोरा की गुफाएं देखी, अब हम देख लेते हैं एलिफेंटा की गुफाओं के अंदर क्या खासियत है। तो यहाँ की जो खासियत है दोस्तों, यहाँ से शैव धर्म से सबसे ज़्यादा चित्रकारी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो मुख्यतः जो चित्रकारी की गई है वो शैव धर्म की है, मगर यहाँ पे कुछ अपवाद दोस्तों आपको बौद्ध धर्म का भी मिलता है। ये भी आपका जो NTUGC नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं मिलती है उसके अंदर मुख्यतः किस धर्म के चित्र मिलते हैं। तो अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे अगर मुख्यतः पूछा जाए तो शैव धर्म लगाना है, और अगर आपको कोड में दे दिया जाए कि शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और फिर 1 2 1 2 2 3 इस तरीके से कोड में दे दिया जाए तो शैव धर्म और बौद्ध धर्म दोनों लगाना है। तो यहाँ से शैव धर्म की भी चित्रकारी मिलती है और बौद्ध धर्म की भी चित्रकारी मिलती है। अब विशेष क्या है दोस्तों, यहाँ से एलिफेंटा से जो है शिव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति, जिसके अंदर आपको महेश की मूर्ति कहा जाता है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं दोस्तों, वो मूर्ति यहाँ से मिलती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शिव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहाँ से मिलती है,
तो एलिफेंटा की जो गुफा है वहाँ पे इनकी मूर्ति बनाई गई है। तो यहाँ पे चित्रकारी के साथ साथ मूर्तियों का भी निर्माण, यानी कि जो गुफा है, गुफा के अंदर जो चट्टानें होंगी उन चट्टानों को काट कर मूर्ति बनाई गई है। हम फोटो के माध्यम से भी देखेंगे। तो यहाँ पे चित्रकारी के अलावा दोस्तों जो मूर्तियाँ बनाई गई है, खासियत है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो शिव की त्रिमूर्ति यहाँ पे मिलती है, जिनको महेश की मूर्ति कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहीं से शिव के तांडव, जिसमें 8 भुजाओं वाले नटराज की खंडित मूर्ति के साथ पार्वती भी नृत्य करते दर्शाई गई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, भगवान शिव जो तांडव करते हैं तो उनका तांडव करते हुए जिनकी भुजाएं 8 बताई गई, तो 8 भुजाओं के साथ तांडव कर रहे हैं, और उनके साथ उनकी जो पत्नी है पार्वती जी, वो भी उनके साथ उस मूर्ति के अंदर दर्शाई गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पे जो शैव धर्म की बात की जा रही है, तो शैव धर्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, भगवान शिव है। तो भगवान शिव से संबंधित सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शिव को गंगाधर रूप में चित्रण किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे जो चित्र बनाया गया है, गंगाधर रूप में इनका चित्रण किया गया। तो सभी चीज़ें शिव, भगवान शिव से संबंधित यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों इसको 1987 के अंदर यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची होती है उसके अंदर शामिल किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1987 के अंदर ही विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एलिफेंटा की जो गुफा है, यहाँ पे शिलाहार के वंश के शासन कर रहे थे। शिलाहार वंश कौन है दोस्तों, जो आपके अपरार्क जो राजा होते हैं दोस्तों, याज्ञवल्क्य की स्मृति के जो जिन्होंने टीका लिखी थी याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर अपरार्क, वो यहीं के जो शिलाहार वंश के जो राजा होते हैं उन्हीं से संबंधित माने जाते हैं। और यहाँ पे राष्ट्रकूट शासकों का योगदान से इन जो चित्र जो मूर्तियाँ बनाई गई है उनमें उनका योगदान देखने को मिलता है। और शैव धर्म यहाँ पे मुख्यतः है, और साथ में बौद्ध धर्म की भी कुछ यहाँ पे मूर्तियाँ मिलती है। एलिफेंटा के अंदर शिव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मिलती है, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। और शिव की तांडव करती हुई मूर्ति मिलती है, जहाँ पे 8 हाथ बताए गए हैं, और पार्वती जी को भी साथ में दर्शाया गया है। शिव के गंगाधर रूप में यहाँ पे मूर्ति मिली है, और 1987 में यूनेस्को की सूची में यहाँ पे शामिल किया गया है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब फोटो के माध्यम से देख सकते हो दोस्तों, ये जो फोटो है आपकी त्रिमूर्ति का है। तो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिमूर्ति इसको कहा जाता है भगवान शिव को, वो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे ये और भी साथ में जो है यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई। ये पत्थर, मतलब ये एक ही पत्थर, जो चट्टान थी दोस्तों, इसी को चट्टान को काट कर गुफा बनाई गई है, और उसी चट्टान की दीवारों को काट कर दोस्तों ये मूर्तियाँ बनाई गई है। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से ये फोटो दिया गया है। ये यहाँ पे आपका जो गंगाधर रूप है वो दर्शाया गया है। ये यहाँ पे तांडव करते हुए इस तरीके से दोस्तों ये देख सकते हो आप। पार्वती जी का भी यहाँ पे जो मूर्ति है साथ में दर्शाई गई है। ये यहाँ पे दर्शाया गया है, पार्वती जी और शिव भगवान दोनों को तांडव करते हुए दर्शाया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाएं दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश का जो धार जिला है, धार जिले के अंदर जो बाघिनी नदी है, तो बाघ से बाघिनी नदी आपको याद रखना है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बाघ की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है, तो बाघ की गुफाएं जो है दोस्तों आपकी बाघिनी नदी के तट पर है। और इनकी खोज किसने की है दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए, 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड के द्वारा इसकी खोज की जाती है। तो आपको याद किस तरीके से रखना है दोस्तों, तो बाघ को जो शिकार करता है, बाघ को जो खोजता है, वो कोई नॉर्मल इंसान तो खोज नहीं सकता है। तो बाघ को खोजने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजर इंसान, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, काफ़ी ज़्यादा ब्रेव, काफ़ी ज़्यादा मतलब शक्तिशाली इंसान चाहिए। तो लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड, तो डेंजर इनके नाम में आ रहा है, तो डेंजर लोग डेंजर ही काम करेंगे। तो क्या डेंजर काम किया इन्होंने, इन्होंने बाघ की गुफाओं की खोज की, मतलब नॉर्मल गुफाओं की खोज नहीं की है जहाँ पे बाघ लोग रहते थे, तो बाघ की गुफाओं की खोज की है। और बाघ की गुफा जो किस नदी के तट पर है, तो बाघिनी नदी के तट पर है। ये आपको याद रखना है। तो ये चीज़ आप नहीं भूलोगे दोस्तों, क्योंकि डेंजर फील्ड है, तो डेंजर फील्ड ने डेंजर काम किया। क्या काम किया डेंजर, तो एलोरा, एलिफेंटा, इस तरह की गुफाओं खोज नहीं की है, इन्होंने की है बाघ की गुफाओं की खोज। इस तरीके से याद रखना है। और कब की है दोस्तों, 1818 में की है। यहाँ पे अगर कुल गुफाओं की अगर बात करें दोस्तों, तो कुल गुफाएं 9 हैं। और यहाँ पे 9 गुफाओं के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ की जो गुफा संख्या 2 है, यहाँ से पांडव गुफा है, इनको पांडव गुफा कहा जाता है। गुफा संख्या 3 को हाथी खाना गुफा कहा जाता है। गुफा संख्या 4 को रंग महल गुफा कहा जाता है। ये तीनों गुफाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और विशेष क्या दोस्तों, यहाँ का फिर से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो चित्र है, स्त्री पुरुष का चक्र आकार का नृत्य, जिसको हल्लासिका नृत्य कहा जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हल्लासिका,
ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है। तो हल्लासी का नृत्य जो कृष्ण भगवान अपनी गोपियों के साथ, अपने जो सखियों के साथ जो कृष्ण भगवान करते थे, जैसे कि ये बीच में कृष्ण भगवान है और आसपास जो है गोपियां हैं, तो बीच में जो नृत्य चल रहा है और आसपास में भी नृत्य चल रहा है, इसको हल्लासी का नृत्य कहा जाता है। तो उसी नृत्य को जो है यहाँ पे चित्र कर दर्शाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बाकी गुफाओं की सबसे ज़्यादा विशेषता है। अब आपको याद किस तरीके से याद रखना है दोस्तों कि इन गुफाओं के अंदर, किस गुफा के अंदर कैसी चित्रकारी मिल रही है। तो इस तरीके से याद रखना है दोस्तों, 2 पांडव ने मिलकर 3 हाथियों को 4 बार रंग लगाया। 2 पांडव ने मिलकर 3 हाथियों को 4 बार रंग लगाया। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। तो 2 पांडव मिल गए गुफा संख्या 2 में, 3 हाथी मतलब गुफा संख्या 3 में हाथी, और गुफा संख्या 4 को रंग महल गुफा कहा जाता है, तो 4 बार रंग लगाया। तो 2 पांडव ने मिलकर 3 हाथियों को 2 पांडव ने मिलकर 3 हाथियों को 4 बार रंग लगाया। इस तरीके से आपको याद रखना है, 2 3 4। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो एक बार वो ब्रीफ में समझ लेते हैं ये कहाँ पे स्थित है। मध्य प्रदेश के धार जिले के अंदर स्थित है, जो बागनी नदी के तट पर है। लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड ने डेंजर काम करके 1818 में बाग की गुफाएं खोजी है। कुल गुफा की संख्या की बात करें तो 9 है। गुफा संख्या 2 में पांडव गुफा, गुफा संख्या 3 में हाथीखाना गुफा, गुफा संख्या 4 में रंग महल गुफा, और यहाँ से हल्लासी का नृत्य का चित्र मिलता है। और 2 पांडव ने मिलकर 3 हाथियों को 4 बार रंग लगाया। यह आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक के साथ याद रखना है। अब फोटो के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों। तो ये हल्लासी का नृत्य चल रहा है दोस्तों, आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ग्रुप में नृत्य किया जा रहा है। इसके बाद ये गुफा की जो है फोटो दी गई है। तो इस तरह की गुफा है। यहाँ पे डेंजर फील्ड ने जो है इन गुफाओं को खोजी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेंजर इलाका है, देख सकते हो आप, जंगल का इलाका है। तो यहाँ पे जाके डेंजर फील्ड ने इन गुफाओं को खोजा है। 1818 में इन गुफा की खोज की है, जो मध्य प्रदेश के धार जिले के अंदर स्थित है। ये गुफाएं दी गई है। यहाँ पे बैठ के देखो आपको क्या कर रहे हैं लोग। ये फोटो के माध्यम से आप ये गुफाओं के जो है आकार को आप समझ सकते हो। ये पहाड़ों को काट के ये गुफाएं बनाई गई है। तो ये पहाड़ों का पूरा सेफ था प्लान। फिर यहाँ पे बैठ के लोगों ने फ्री टाइम में, इनको टाइम मिला होगा, तो ये लोगों ने धीरे 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 काट के ये गुफाओं का निर्माण कर दिया। तो ये चीज़ें आपकी पूरी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो अब आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, पार्ट 1। अब इसके बाद पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम अजंता की गुफाओं के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका राइट आंसर ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को तो आपको आप सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो यहाँ पे मिल रहे हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।